ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एंड्रोक्स 1 का टॉपिक ग्राम कार्बोरेट। अभी हम अनाजों के पेस्ट कर रहे हैं, जो अनाज है या जो जिसको दलहन कहते हैं, दालें वगैरह, उनके पेस्ट को करेंगे आज। तो फर्स्ट हम करेंगे चने का कटुआ, ग्राम कटुआ। अब नाम से ही पता लगता है कि इसकी जो मेन होस्ट प्लांट क्या रहेगा, चना या ग्राम। तो जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन आपको पता ही है, इसका फाइलम और इसकी क्लास क्या रहती है। तो ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा और फैमिली है नोक्टिडी। और यदि इसके जीनस की बात करें तो जीनस है इसका एग्रोटिस। और जब स्पीशीज की बात करते हैं तो स्पीशीज है इप्सिलॉन। तो इस प्रकार इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं कि किस प्रकार होता है। एंड इस जो इंसेक्ट की जो दो जातियाँ और भी मिलती हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो फाइलम, क्लास, ऑर्डर सेम रहता है। जीनस और जो स्पीशीज है उसमें जीनस सेम भी हो सकता है, जीनस भी वैरी कर सकता है और स्पीशीज भी, जैसे इसमें बता रहे हैं कि इस इंसेक्ट की दो जातियाँ और इट मीन्स इनका जो जीनस है वो सेम रहेगा, बट जो स्पीशीज हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके जो होस्ट प्लांट है वो कौन कौन से हैं। ये इसकी दो स्पीशीज है। अब हम देखते हैं इसके होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं। तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि जो इसका मेन होस्ट प्लांट है वो क्या रहेगा, चना। चना इसका क्या रहेगा, मेन होस्ट प्लांट। और इसके अनदर जो होस्ट प्लांट है वो कौन कौन से, मटर, आलू, गेहूँ, तंबाकू, कपास, सरसों, मूंगफली। और इसका एक्सेट्रा क्या है, इसके जो है होस्ट प्लांट्स रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की या इसके वितरण की। कि वर्ल्ड वाइड बात करें या इंडिया में बात करें तो कौन कौन सा एरियाज हैं जहाँ पर ये इंसेक्ट पाया जाता है, ये इंसेक्ट मिलता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये है जो इंसेक्ट है, जो चना उगाने वाले सभी जो स्टेट्स हैं, जो एरियाज हैं जिनमें चने की पैदावार की जाती है, उसमें उन स्थानों पर यह है जो इंसेक्ट है, इसका प्रकोप देखने को मिलता है, यह पाया जाता है। और सबसे अधिक जो इसका प्रकोप है वो यूपी एंड बिहार में होता है। और अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें कि वर्ल्ड वाइड ये जो इंसेक्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, तो वर्ल्ड वाइड में इंडिया के अलावा ये अमेरिका, अफ्रीका, लंका, बर्मा, न्यूजीलैंड, यूरोप आदि देशों में भी पाया जाता है और इसका प्रकोप वहाँ भी रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो डैमेज है या इसका जो डैमेज का नेचर है क्या है, या कौन सी जो अवस्था है वो इसे डैमेज करती है, फसलों को डैमेज करती है। तो इसकी जो सबसे पहले तो क्या है कि जो ये जो कीट है, ये जो इंसेक्ट है वो क्या करता है, जो सर्दी का जो मौसम होता है वो इन कीट के प्रकोप के लिए सुरक्षित माना जाता है। इट मीन्स कि जब अधिक सर्दी है तो ये कीट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। परंतु जो जाड़ों में रबी की फसल होती है उसको ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। और इन इंसेक्ट की कौन सी अवस्था है जो नुकसान पहुंचाती है, इन इंसेक्ट की केवल जो सुंडी अवस्था है वो नुकसान पहुंचाते हैं। मीन्स जो इसकी लार्वल फॉर्म है, एग से जो नेक्स्ट जो फॉर्म बनती है वो नुकसान पहुंचाती है, जिसमें काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। ये कैसे नुकसान पहुंचाती है, और इन्हें कटुआ भी कहा जाता है ना, चने का कटुआ या ग्राम कटुआ। कटुआ मीन्स जो काटने वाला होता है। कट क्या होता है, काटना। अब नाम से पता है, कटुआ मीन्स काटने
काटने वाला। तो इस कीट को कटुआ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं उसको काट कर नीचे गिरा देते हैं। इस कारण इसको क्या कहते हैं, कटुआ या कटवर्म। कटवर्म मतलब काट देता है वो, तो काट कर उनकी जो ब्रांचेस से नीचे गिर जाती हैं। और कौन सी जो स्टेज है, जो सुंडी अवस्था है या जो कैटरपिलर है, वो इससे को नुकसान पहुंचाते हैं। और इनकी जो क्रियाशीलता है वो जमीन के कुछ गहराई तक रहती है। और जो सुंडी है वो अधिकतर कहाँ होती है, दिन के टाइम में भूमि के अंदर या कहीं भी जो दरारें हैं उसमें छिपी रहती है। और रात जब होती है तो रात के समय ये पौधों पर चढ़ जाती है और उसकी पत्तियां और कोमल शाखाओं को काट कर खाती रहती है। और जब एग से ये सुंडी निकलती है या जो लार्वा निकलता है, वो जमीन को छूती हुई जो पत्तियां होती हैं उसकी एपिडर्मिस को खा जाती हैं और फिर उसके बाद ये बड़े पौधों पर अटैक करती है, जिससे क्या होता है, पूरा प्लांट ही सूख जाता है। और बड़े ये छोटे पौधे तो सूख जाते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं उसकी ब्रांचेस को ये सुंडी काट देती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और जो गिरी हुई जो पत्तियां होती हैं और जो छोटी छोटी शाखाएं गिरती हैं उनको ये खींचकर जमीन के अंदर ही ले जाती है। इस प्रकार क्या होता है, जो उपज होती है, जो पैदावार होती है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और जो चने की फसल होती है ना, चने की फसल पर इसका जो प्रकोप है वो नवंबर से फरवरी तक रहता है, क्योंकि जो सुंडी है, ये जो लार्वा फॉर्म है वो शीत निष्क्रियता नहीं शो करती। और चने के बाद इसका प्रकोप किस पर होता है, आलू की फसल पर इस सुंडी का प्रकोप होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार रहती है। तो जब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, तो हम बताया है कि जो इंसेक्ट का लाइफ साइकिल है उसमें या तो 3 या 4 स्टेजेस पाई जाती हैं। तो ये जो इंसेक्ट है या ये जो कटवर्म है, इसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस पाई जाती हैं। फर्स्ट है एग, सेकंड है सुंडी, थर्ड इसका प्यूपा और लास्ट वन इज एडल्ट या ब्रोड। जब हम एग की बात करते हैं तो एग क्या होता है, सर्दियों में जब शुरुआत होती है सर्दियों की, तब ये मैदानी भागों में अक्टूबर के लास्ट वीक में दिखाई देते हैं और गर्मियों के शुरू तक ये मिलते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, उड़कर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं और पॉपुलेशन की क्रिया मैदानों में आकर या प्लेन एरिया में आकर पॉपुलेशन की क्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो चने की जो फसल की चने के पौधों की जो पत्तियां हैं उसके पौधों की जड़ों के पास जो होते हैं वहाँ पे ये एग देते हैं। पौधों की जो चने के पौधे हैं उसकी जड़ों के पास मिट्टी में ये एग देते हैं, और जो अलग अलग या दूर दूर दिए जाते हैं, और कभी कभी ये ग्रुप में भी दिए जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये समूह में देते हैं और 30 अंडे तक एक समूह में पाए जाते हैं। और जो फीमेल है वो अपनी पूरी लाइफ में 300 to 350 एग्स देती है, और कई बार इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। और ये जो एग होता है उसका साइज कितना होता है, 1 मिलीमीटर लंबा रहता है। इसकी जो बाहरी सतह होती है, आउटर लेयर पर धारियां पाई जाती है, और इसका जो हैचिंग टाइम है वो साधारण रूप से 2 to 6 डेज का रहता है। परंतु पहले भी ऐसा देखे है ना कि जो टेम्परेचर वेरिएशन होती है, तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हैचिंग का टाइम भी चेंज हो जाता है। सेम वे इसमें नॉर्मली क्या होता है, 2 to 6 डेज में एग हैच हो जाता है। और जबकि अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में एग हैचिंग का टाइम 12 से 15 दिन तक हो जाता है, नॉर्मली 2 से 6 डेज, जबकि विंटर सीजन में ये 12 से 15 दिन तक होता है।
नेक्स्ट सेकेंड जो स्टेज है या सेकेंड जो फॉर्म है दैट इज सुंडी, जैसे लार्वा भी कहते हैं, लार्वा या इसका जो कैटरपिलर होता है। और जो ये सुंडी होती है भी ग्रे कलर की होती है और अबाउट 2 mm लंबी होती है। और क्या करती है, ये दिन के समय भूमि के अंदर छिपी रहती है और रात को बाहर निकलती है और जो कोमल पत्तियां और कोमल ब्रांचेस हैं उनको ये खाती रहती है। और इसका जो टाइमिंग होता है पूर्ण विकसित होने का, वो 21 से 36 दिन में ये पूर्ण विकसित हो जाती है। और कितने टाइम, 4 बार इसमें त्वचा विमोचन होता है। जो विमोचन की क्रिया है वो 4 बार होती है और जिससे ये लार्वा या सुंडी पूर्ण रूप से विकसित होकर 43 mm लंबी हो जाती है। और इसकी जो बॉडी की ऊपरी सतह है वो ग्रीनिश ब्राउन कलर की हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रीमिकोश या जिसे प्यूपा अवस्था कहते हैं। तो जो ये सुंडी है वो जमीन के अंदर ही मिट्टी के घोल में कोशावस्था में बदलती है, मिट्टी के अंदर ही कोशावस्था में बदलती है। और इस जो कोशावस्था है, जो कोकून होता है, उस कोकून का क्रीमिकोश या जो कोकून है उसका कलर रेड ब्राउन होता है और लगभग 20 mm से 25 mm तक लंबा और चौड़ाई में 7 mm होता है। और जो कि अवस्था है क्रीमिकोश अवस्था या जिसको कहते हैं कि प्यूपा से प्रौढ़ में कन्वर्ट होने का जो टाइम है वो 10 से 30 दिन तक रहता है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है वो है प्रौढ़ या एडल्ट। तो ये जो इंसेक्ट है, जो कीट है, इसका कलर ब्राउन होता है और 25 mm मोटा लंबा और 7 mm मोटा ये इंसेक्ट होता है। और जो फीमेल होती है उसमें जो एंटीनी होती है वो थ्रेड जैसी होती है, धागे जैसी होती है, जबकि मेल इंसेक्ट में ये द्विकंगाकार बाई कॉम्ब जैसी होती है, मतलब द्विकंगाकार होती है। और इनमें 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं ना। एडल्ट की जो डिस्क्रिप्शन है इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, रोडेंटिफिकेशन का फर्स्ट बेस होता है। और इनके जो अगले पंख है उस पर भूरे रंग के स्पॉट पाए जाते हैं, जबकि पिछले जो उसके विंग्स हैं, पंख है, वो सफ़ेद होते हैं। और लास्ट शरीर के लास्ट जो भाग है, लास्ट जो खंड है, उस पर बालों का गुच्छा पाया जाता है। ये जो था ये हमें 2 स्पीशीज थी ना, वाइप्सिलोन की जो कैरेक्टर थे या मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर ऐसे थे। सेकंड हमारे पास फ्लेमात्रा और थर्ड है सेगिटम, ये दोनों ही स्पीशीज और पाई जाती हैं इस कटुआ की। तो जो सेकंड वाली हमारे पास है फ्लेमात्रा, उसके क्या होते हैं, लगभग जो एडल्ट होते हैं वो फर्स्ट जो हमने अभी पढ़ा है उसके जैसे ही होते हैं, आकार में कुछ बड़े होते हैं। और इसके जो अग्रवक्ष होता है ना, उस पर उल्टा वी आकार का काले रंग का निशान होता है। थर्ड जो स्पीशीज हमारे पास है सेगडम, ये हमारे पास सेकंड स्पीशीज होगी। और इसकी जो लाइफ साइकिल भी देख लीजिए, क्या होता है कि एक से सेकंड स्टेज लार्वा, लार्वा से 21 to 30 डेज में हमारे पास प्यूपा बनते हैं, प्यूपा से 10 to 30 डेज में एडल्ट, और 2 to 3 डेज में पॉपुलेशन की क्रिया के बाद जो फीमेल इंसेक्ट है वो अगेन एग लेइंग कर देती है। तो जो थर्ड स्पीशीज है उसके भी कैरेक्टर देखते हैं कि उसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या चेंज होता है। फर्स्ट तो ये कि ये जो इंसेक्ट है वो मोस्टली कहाँ पाया जाता है, पहाड़ों में मिलता है, मोस्टली पहाड़ों में मिलता है। और जो पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, सैगिटिस के नाम से जाना जाता था, जो अब इसको सैगिटम कहा जाता है। तो ये दोनों ही जो पहले हमने स्पीशीज देखी हैं, दोनों से छोटा होता है आकार में और इसका रंग, इसकी बॉडी का जो कलर है वो ऑरेंज कलर जैसा होता है ना, नारंगी कलर होता है। और
जब सर्दियों का सीजन होता है तो इसकी जो सुंडी या कृमि कोश की अवस्था में ही ये जो इंसेक्ट है अपने टाइम को निकालता है। मतलब सर्दियों का जो टाइम है वो किसमें, या तो लार्वा फॉर्म या तो प्यूपा फॉर्म में ही निकलता है। और इसके जो एडल्ट होते हैं वो अक्टूबर के लास्ट में पहाड़ों से होते हैं। इस इंसेक्ट के क्या करते हैं, इस इंसेक्ट के जो एडल्ट है वो पहाड़ों में चले जाते हैं और जब पॉपुलेशन की क्रिया करनी होती है तो ये मैदानी भाग में आ जाते हैं और जब गर्मियाँ होती हैं तो ये वापस पहाड़ों की ओर लौट जाते हैं। इसमें उड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। नेचुरल सी बात है ना, जो उड़ कर पहाड़ तक जा रहा है तो पहाड़ों तक पहुंचने के लिए उड़ने की तो क्षमता होगी तभी पहुंच पाएंगे, नहीं तो रास्ते में रह जाएंगे ना। और ये क्या होता है, जो लाइट के द्वारा आकर्षित होते हैं और रात्रिचर होते हैं। इसकी जो लाइफ का टाइम है या इसका जो साइकिल है तब पूरा हो जाता है 35 to 84 डेज में पूरा आ जाता है और ये 2 पीढ़ियाँ देते हैं। एक 1 ईयर में इसकी 2 पीढ़ियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसका जो प्रकोप हो जाता है, फर्स्ट तो हम इसके प्रकोप को होने से क्या प्रिकॉशन रखते हैं जिससे इसके प्रकोप को कम कर सकें या रोक सकें। और सेकेंड, अगर प्रकोप हो जाता है तो हम उसको किस प्रकार मैनेज करते हैं, उसको किस प्रकार कंट्रोल करते हैं। पहले तो ये लाइट के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइट ट्रैप लगाकर इन प्रोट जो कीट हैं उनको आकर्षित कर नष्ट करते हैं, जिससे उसकी जनरेशन कम हो जाएगी। और खेतों के जो बीच में घास फूस पड़े होते हैं या जो कोई ढेर लगा होता है ना वेस्ट मटेरियल का, उसको शाम के समय लगा रहने देना चाहिए और रात्रि को जब सुंडियाँ उनको खाने को निकलेंगी और बाद में इन्हीं में छिप जाएंगी, फिर इस घास को वहाँ से हटाकर हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि इस जो इंसेक्ट है ये कटुओं का प्रकोप लगभग हर साल होता है। तो हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए कि जो बोने से पहले दवाओं, ये जो निम्नलिखित दवाएं हैं ना, गामा BHC, धूल और फेनवेलरेट, इनका क्या करना चाहिए, भूमि में अच्छी तरह से मिलाकर हमें बुआई करनी चाहिए। और यदि खड़ी फसलों में इसका प्रकोप हो जाता है तो गामा BHC 20 EC और क्लोरपायरिफास 20 EC को पानी में मिलाकर, ये जो है ना ये इसकी क्वांटिटी अमाउंट जो दी हुई है, इसकी मात्रा जो दी हुई है, ये एक फिक्स मात्रा में ही मिलाना होता है। तो ये पानी में मिलाकर हम इसके छिड़काव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके प्राकृतिक शत्रुओं का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि इनकी कीट की सुंडियों पर या लार्वा पर परजीवी होते हैं, जैसे ब्रैंकोनिड वेस्प है ना। वेस्प समझते हो ना क्या होता है, हमारे यहाँ भी तो अपने अपनी लाइफ में भी वेस्प होते हैं, एक येलो वेस्प और एक ब्लैक, 2 तरह के आते हैं। और अपेंटेलिस स्पीशीज और माइक्रोब्रैकम स्पीशीज, तो ये जो इसके परजीवी हैं इनको भी प्रयोग कर सकते हैं इन सुंडियों को नष्ट करने के लिए या इनको मारने के लिए। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पीपोर बोरर करेंगे। वैसे तो बहुत सारे पेस्ट हैं चने की भी, जैसे ग्राम कैटरपिलर भी है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पीपोर बोरर करेंगे।